सॉल्वेंसी रेशियोज हम लोग करेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज है। कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज किए थे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के अंदर। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से मेन रेशियोज आते हैं मैं पहले बता देती हूँ, फिर उसको वन बाय वन इक्विटी रेशियो, इसको वैसे डेट टू इक्विटी भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं डैश लगा के। मैम कल का जो एक्सरसाइज दिया था एक बार डिस्कस कर देगा क्या मैडम? जी सर, एंड ऑफ क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर। ओके, थैंक यू मैम। जी, डेट इक्विटी रेशियो है सबसे पहला। दूसरा हमारा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। जितने मैं लिखवा रही हूँ ना फॉर्मूले सिर्फ उतने ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा क्योंकि देखिए रेशियो ऐसे हैं कि बहुत सारे हैं उसके अंदर, तो हम सारे के सारे नहीं कवर कर सकते। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और ये एग्जाम में आते हैं, उनको ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक हमारा है, इसको अभी करेंगे हम लोग वन बाय वन। और लास्ट है हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों जो है ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बैंक को ये देखने के लिए कि इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, और उससे भी पहले हमें जो पता होना चाहिए, देखिए टोटल 4 ही पढ़ने में, 1 2 3 एंड 4। कल हमने 2 पढ़े थे, एक वर्किंग कैपिटल भी पढ़ा था, तो आज हम लोग 4 रेशियोज पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बताया सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है। सॉल्वेंसी में आपके 2 टाइप के आते हैं, एक आपका हो गया लिक्विडिटी जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये क्या होता है, ये आपका शॉर्ट टर्म होता है, एक साल के अंदर, या फिर हमने जो क्विक रेशियो पढ़ा था उसके अंदर क्या था, एक तो 1 ईयर वाला था वो था करंट रेशियो, और एक जो आपका 4 to 6 मंथ्स वाला था वो कौन सा था, क्विक रेशियो। तो इन दोनों रेशियो से हमें क्या पता चला कि एक साल के अंदर हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है, और 4 to 6 मंथ्स में हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है। ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग जो करेंगे उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, कि जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, जैसे कि सपोज हमने लोन लिया है, लोन जनरली आपके जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, सपोज 10 ईयर का है या 15 ईयर का है या 20 ईयर का है, जैसे होम लोन वगैरह हो गए। तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो कंपनी की आपको ये चेक करना होता है कि उसकी सॉल्वेंसी कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इनको, इस लोन को प्रॉपरली वापस कर पाएगी, पे बैक कर पाएगी। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सपोज अगर आपने किसी कंपनी को लोन दिया, एज अ बैंक आपने लोन दिया, तो आप ये भी तो देखेंगे ना कि वो लोन वापस आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करनी पड़ती है, और उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं जो कि ऊपर लिखे हुए 1 2 3 4, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंसी का मीनिंग क्लियर? मैम सॉल्वेंसी क्या होता है? सो सॉल्वेंसी का मतलब जैसे आप कह लीजिए कि हाउ अ फर्म इज सॉल्वेंट टू पे हिज डेट। देखिए आपने इंसॉल्वेंसी सुना है? इंसॉल्वेंसी सुना है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना। हाँ। तो इसमें से आप ये हटा दीजिए तो क्या बच जाता है, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब कि आप पे बैक कर पा रहे हैं, और इंसॉल्वेंसी मतलब आपकी कैपेसिटी नहीं है पे बैक करने की, आप पूरे जीरो हो गए। हैसियत बोलते हैं इसको, हैसियत बोलते हैं सॉल्वेंसी। हाँ कह सकते हैं सर। पेइंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, कि आप मतलब जो भी आपने कर्जे लिए, क्योंकि देखिए बिजनेस अपने पॉकेट के पैसे से तो चलता नहीं है। कैपेबिलिटी टू पे, हाँ वो कैपेबिलिटी टू पे है उसका मतलब। जी बिल्कुल मैम, ठीक है। सॉल्वेंसी का मतलब कि आपकी पेइंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है। अब ये आपका शॉर्ट टर्म में हमने देखा, शॉर्ट टर्म में हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो से देखा, लेकिन सेम चीज को हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं उसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज बोलते हैं, या फिर जनरली हम लोग नॉर्मली उसको सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोल देते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब लॉन्ग टर्म से ही होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऐड कर दिया। सॉल्वेंसी का मतलब पेइंग कैपेसिटी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना नंबर 1 जो हमारा रेशियो उसको उठाते हैं कि ये क्या होता है। जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है ये हमें बताता है कि जो हमारा एक तरह से रिलेशन क्या है डेट और इक्विटी का। इक्विटी क्या होता है, ओनर्स फंड। डेट क्या होता है, आप कह लीजिए आउटसाइड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो ओनर्स फंड है ये तो इनसाइडर्स लाइबिलिटी हो गया ना, ये तो ओनर्स का पैसा हो गया है, तो ये भी लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि ये लाइबिलिटी नहीं है बिजनेस के लिए, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। लेकिन ये कैसी लाइबिलिटी है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। ओनर्स को देना ये पैसा, और ओनर जल्दी से मांगेगा थोड़ी ना पैसा, ठीक है, उसको तो बिजनेस चलाना है। लेकिन ये जो डेट है, डेट का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म फंड्स, या जो आपने बाहर से लॉन्ग टर्म आपने जो कर्जे लिए हुए हैं वो आपके डेट होते हैं। एक होता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अलग चीज हो गई, ये मत सोचिए कि डिबेंचर्स को शॉर्ट में हम डेट कह रहे हैं। यहां पर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो आपके बिजनेस ने ली हुई है वो सब किसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, डेट के अंदर। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका होता है, इसको शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, DER, डेट टू इक्विटी रेशियो।
इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म, साथ साथ फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अदरवाइज बहुत बल्कि हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड्स बाय होल्डर्स फंड्स। अब जेआईबी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझे ये बताएंगे कि ये जो शेयर होल्डर फंड है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। मैंने जब आप लोगों को फाइनल अकाउंट कंपनी अकाउंट्स का पार्ट 2 कराया था, उसके अंदर मैंने आपको बैलेंस शीट बताया था। उस बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों ने ये देखा था शेयर होल्डर्स फंड। तो कौन सी वो चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, प्लीज जेआईबी वाले बताइए। सीआईबी वाले भी बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने जेआईबी को स्पेशली अभी रिसेंटली पढ़ा है तो इसलिए मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं? जी क्या आएंगे सर? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर जी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं शेयर्स सर। आएंगे, बोनस शेयर आएंगे। एक और कंपोनेंट है जो आप लोग मिस कर रहे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जी बिल्कुल सही मैम, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और ये जो आपके शेयर्स हैं जैसे इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं। एक बार सीआईबी वालों के लिए भी मैं एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। अभी मैं शेयर कर रही हूँ, हुआ शेयर, ये आ गया। देखिए क्या आप लोगों को यहाँ पर देखिए दूसरे पेन से ये आपको एक हेडिंग दिख रही है, ये बैलेंस शीट है, ये नई वाली बैलेंस शीट है जो कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारी बनती है बैलेंस शीट। ये यहाँ पर ये जो येलो वाला आपको सही से दिख नहीं रहा होगा येलो कलर की वजह से, यहाँ पर लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो कि मेन हेडिंग्स है। ये मेन हेडिंग हो गई। फिर उसके अंदर क्या लिखा है, उसकी सब हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, कि आप लोगों को विजिबल होगा शेयर होल्डर्स फंड। तो इस शेयर होल्डर फंड की बात मैं उस रेशो में कर रही हूँ। देखिए इसके अंदर क्या चीजें आती है, 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 शेयर कैपिटल, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, नंबर 3 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आप लोगों के केस में रेलेवेंट नहीं है तो इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 2 मेन कंपोनेंट कौन से हो गए शेयर होल्डर्स फंड के, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये चीज आप लोगों को क्लियर है? अब आ जाते हैं वापस से अपने रेशियो पे। ये दिखाना जरूरी था क्योंकि क्या होता है देखने से चीजें आप लोगों को याद रहेंगी। अब बताइए, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू नेटवर्थ होता है। हाँ जी मैम, होता है उसका भी मैं आपको कुछ हल्का सा डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन हाँ कह सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। तो अब आप देखिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मेजरली 2 चीज इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 2 हमारे मेजर कैटेगरी होती है, एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा कंपोनेंट कौन सा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अब फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स आपके क्या हुए, लोन, डिवेंचर्स और उसके अलावा बॉन्ड्स। जो भी कंपनी ने लॉन्ग टर्म पैसा, चाहे वो अपने किसी रिश्तेदार से ही क्यों ना लिया हुआ है उसने, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो यहाँ पर आएगा इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। या अदर कहीं से भी उसने अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो सब आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आ जाएगा। और शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी फॉर्मूले में। तो ये आप लोगों को सबको पता है शेयर होल्डर फंड का मतलब कि कौन सा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी, इसलिए इसको ओनर्स फंड भी कहते हैं, इसको नेटवर्थ ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है और ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक बैलेंस शीट दिखाती हूँ क्योंकि देखिए ये चीजें करना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा इसमें एग्जाम में आता है, तो इसलिए आपको अच्छे से ये चैप्टर को समझना जरूरी है। और जेआईबी सीआईबी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग, ये एक बैलेंस शीट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट है ये। इसमें पेन नहीं चलेगा तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा कि मैं कहाँ की बात करूँ। देखिए ये आपको क्या किया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट है, ये मैंने नॉर्मल गूगल से उठाई है। तो ये आपको मार्च 22, 21, 20, 19 5 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, उसके नीचे लिखा है शेयर होल्डर्स फंड। ये देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। ये जो शेयर होल्डर्स फंड है ये दिख रहा है, इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें। मैम ऐड चल रहा है उसको जी देखिए इसके अंदर है आपका शेयर होल्डर्स, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक तो आपका आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिए इक्विटी शेयर, इस कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है। और वो देखिए 6765 फॉर दिस ईयर 22 में। ये जो अमाउंट्स हैं ये सब अमाउंट्स हमारी किस फिगर में है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, करोड़ में होंगे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब क्योंकि और कुछ नहीं है तो यही आपका टोटल ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। यही आपका टोटल ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। अगर प्रेफरेंस भी होता तो दोनों का टोटल आ जाता, लेकिन अभी सिर्फ इक्विटी है तो इसलिए सिर्फ इक्विटी का आ गया 6765। देन दूसरा कंपोनेंट क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं 464762 करोड़। तो ये आपकी ये टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है रिलायंस कंपनी से, ठीक है।
अब आप देखिए। एक्सक्यूज मी, जी सर। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब ये हुआ कि उसमें कितने शेयर होल्डर्स का अपना इन्वेस्टेड है पैसा। जी, कि उस कंपनी के कितने शेयर्स लोगों ने परचेज किए हुए हैं, मतलब कितने शेयर्स इशू हो रखे, कितनी उसकी शेयर कैपिटल है। तो सर कैपिटल क्या डिनोट करता है जी शेयर मैं बताती हूँ कैपिटल में? सर, एक मिनट। जयदीप सर, आज यूट्यूब वाला जो है वो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आज जूम लिंक से ही आपको काम चलाना पड़ेगा सर। हाँ जी, आप पूछ रहे थे सर कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल क्या डिनोट करता है शेयर कैपिटल में? जो कैपिटल है इसका मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी ओनर्स ही होते हैं। ओनर का मतलब हो गया कि भाई जिसने भी कंपनी में पैसा लगाया, अब शेयर होल्डर्स भी तो पैसा लगा रहे हैं, तो लेकिन वो किस फॉर्म में लगा रहे हैं, वो शेयर्स के फॉर्म में लगा रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पब्लिक इनटू द कंपनी, और वो आपके ओनर्स कहलाते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम ओनर्स कहते हैं। तो कैपिटल का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग पूछ रहे हैं तो कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अब अगर सपोज आपकी खुद की कोई शॉप है, सपोज कोई शॉर्ट बिजनेस है आपका, स्मॉल बिजनेस है सॉरी, तो उसके अंदर जो आपने पैसा लगाया हुआ तो वो सिर्फ कैपिटल है, लेकिन कंपनी के अंदर अगर पैसा लगाया हुआ तो वो शेयर कैपिटल है। मैम गॉट इट। इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या होगा? मैम सीआईबी से हैं। हाँ जी। जी देखिए मैम, क्या होता है, इक्विटी जो होता है वो हम लोग पब्लिक को इश्यू करते हैं, ओपन होता है एक तरह से, उसको कोई भी परचेज कर सकता है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पब्लिक, कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरा बैंक या कोई भी परचेज कर सकता है इक्विटी शेयर्स को। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, उसमें प्रेफरेंस दी जाती है। वो ज्यादातर कंपनी के डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, जो कंपनी के स्टार्टर्स होते हैं एक तरह से, उन लोगों को जनरली दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर जो है वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होते हैं। ठीक है मैम, दिस इज द मेजर डिफरेंस। बाकी और भी डिफरेंसेस हैं, उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी सीआईबी में, तो आप लोग उसको देख लीजिए, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है मैम, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये होता है। मैम इसमें रिजर्व और सरप्लस का क्या मतलब होता है? जी मैं बता रही हूँ सर। तो ये इक्विटी हम लोगों को, ये शेयर कैपिटल क्लियर होगा। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो शेयर कैपिटल आती है। दूसरी चीज आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपने बहुत सारे रिजर्व्स बनाती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है, आपका जनरल रिजर्व बनता है, कैपिटल रिजर्व बनता है, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनता है, और हमारा P&L अकाउंट का बैलेंस होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब कंपनी ने कुछ पैसा एक तरफ रखा हुआ है कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, कि भाई अगर सपोज एकदम से लॉस हो गया तो जनरल रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे, अगर शेयर से रिलेटेड कोई लॉस हो गया तो कैपिटल रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे, और अगर हमें अपने डिबेंचर्स को पैसा रिडीम करके देना है, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व कंपनी बना के रखती है। तो उन सबका जी बोलिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस से वो कंपनी का जो प्रॉफिट से ही बनता है ना ये? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये जो रिजर्व्स होता है, देखिए रिजर्व्स का मतलब जब कंपनी ने जो भी उसको टोटल प्रॉफिट हो, सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने 30 रुपए डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व्स में डाल दिए, जो भी उसकी गाइडलाइंस थी, जो भी उसका उस कंपनी के नॉर्म्स थे, अकॉर्डिंग टू दीज नॉर्म्स उसने क्या किया, अलग अलग रिजर्व्स में पैसा डाल दिया, कहीं पे 5 रुपए, कहीं पे 2 रुपए, जो भी कंडीशंस थी। उसके बाद जो भी पैसा बचा वो हमारा क्या होता है, वो सरप्लस के अंदर आता है। सरप्लस का आप बेसिक मतलब समझ सकते हैं कि प्रॉफिट सारे काम करने के बाद जो लास्ट में आपके पास पैसा बचा वो आपका सरप्लस हो गया। अगर वो पॉजिटिव है तो, मतलब अगर प्लस में है तो लॉस भी हो सकता है ना कंपनी में, तो अगर प्रॉफिट है तो सरप्लस में आ जाएगा। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स होते हैं एक तरह से, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, अपना कुछ पैसा एफडी में डाल के रखते हैं, कुछ पैसा आरडी में डाल के रखते हैं, कुछ पैसा अपने वॉलेट में रखते हैं, कुछ पैसा घर की अलमारी में रखते हैं। तो सेम वही चीज है कि कंपनी क्या करती है, जो टोटल पैसा वो कमाती है उसका कुछ कुछ हिस्सा कहीं कहीं पे रख देती है। मैडम एक डाउट है, जैसे जी पूछिए। इक्विटी शेयर के लिए जो पैसा जाता है वो तो रिजर्व में नहीं जाता है ना, ओनली प्रॉफिट पे ही जाता है ना? सर इक्विटी शेयर का जो पैसा होता है वो शेयर कैपिटल में जाता है। हाँ ठीक है सर, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप शेयर्स को इश्यू करते हैं ऑन प्रीमियम, सपोज आपने 10 रुपए का शेयर था 12 में बेचा, तो वो जो 2 रुपए है ना सर, 2 रुपए पर शेयर जो है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा और वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो आपको प्रॉफिट्स हो, जी पूछिए। प्रॉफिट कहाँ पे आएगा बोल रहे हैं? प्रॉफिट मैम रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ही सरप्लस वाली कैटेगरी में आएगा। आई होप ये चीज क्लियर है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, और अगर जाना होगा स्पेशली सीआईबी वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों का केस स्टडी बेस आता है, ऐसा भी सच में हो सकता है कि आपको कोई प्रैक्टिकल बैलेंस शीट उठाकर आपको दे दे, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट दे दे कि आप सॉल्व कीजिए और ये 4-5 रेशियोज निकाल के बताइए। इसीलिए मैंने ये बैलेंस शीट ली है गूगल से, जिससे कि आपको एग्जैक्ट कुछ चीजें पता चल जाए। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है, तो शेयर होल्डर फंड आपको उठाना है 471527। इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, एक तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड है और रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड है। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है अभी, तो उस फॉर्मूले के अंदर जो रिजर्व ये शेयर होल्डर्स फंड है वो आप ये वाली अमाउंट लेंगे। कौन सी अमाउंट, ये है 471527। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। शेयर होल्डर्स फंड का जो पैसा है वो कहां से आएगा,
और टोटल आएगा इसमें। अगर सपोज नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस तो जीरो कर दो, नहीं है प्रेफरेंस शेयर जीरो कर दो, तो सिर्फ इक्विटी जो होगा वही बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स का है। कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स भी तो चाहिए हमें, तो वो देखते हैं हमें इस बैलेंस शीट में कहां मिलेगा, लायबिलिटीज में ही मिलेगा। ये है आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 167231। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स, तो 167231 डिवाइड्स बाय 471527। ठीक है, आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। ठीक है, तो ये दोनों आइटम्स हमें मिल गए, आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, डेट टू इक्विटी रेशो, कि हमारे इक्विटी के कंपैरिजन में या हमारे ओनर्स फंड के कंपैरिजन में हमारे कर्जे कितने हैं, मतलब हमारे जो बाहर के डेट्स हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हैं, वो कितनी है, तो वो हमें इस रेशो से पता चलता है। और इससे एक और फायदा होता है, मतलब फायदा या कह लीजिए क्या पता चलता है हमें, कि भाई हमारी कंपनी जो है उसको अगर सपोज अभी कितना था अमाउंट, 671 था ना, एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ, अमाउंट था हमारा 167231। 167231 हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। और शेयर होल्डर्स फंड कितना था, शेयर होल्डर्स फंड है 471527, 471527 काफी डिफरेंस है। 0.35 जी। क्या आ रहा है रेशो, 0.35 0.35:1। ठीक है, इसका मतलब आप देखिए कि कंपनी के जो आउटसाइडर लोन है वो कितने कम है ना। इसका मतलब कंपनी के जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो बहुत कम है, और बाय चांस अगर उसको पे करने की बारी आई भी तो हम इजीली पे कर सकते हैं आउट ऑफ द ओनर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये मैंने सिर्फ रिजर्व तो नहीं ले लिया। इसका आइडियल रेशियो भी होता है क्या? जी सर, आइडियल रेशियो होता है, नहीं शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए इसका जो आइडियल रेशियो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आइडियल रेशियो इसका 1:1 होता है। वैसे आइडियल रेशियो जो है वो इसका 1:1 होता है। इसका मतलब देखिए इस कंपनी का जो, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ठीक है, इनकी बाहर की जो लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज है वो कम है और ओनर्स फंड ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इन्होंने अपने फाइनेंस को क्या किया हुआ है, अंडर यूटिलाइज किया हुआ है, ब्लॉक कर रखा है ना। ये क्या कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बाहर से ज्यादा पैसा उठा ले और उस पैसे को प्रोजेक्ट्स में लगा दे। जो इसलिए जो आइडियल रेशियो है वो क्या होता है, 1:1 होता है, कि बराबर होना चाहिए तो ज्यादा बेटर होता है। बराबर वो ये भी इंडिकेट करता है डिविडेंड नहीं दे रहे जो शेयर होल्डर को, जी, जो रिजर्व बना के रखा है वो भी हाँ ये भी चीज है कि हम लोग पैसा रिजर्व्स में घुसाए जा रहे हैं और अपने जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं उनको बेचारों को दे नहीं रहे जितना उनको मिलना चाहिए। नहीं दे रहे, एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहे। ठीक है, ऐसी तो हो रहा है हर जगह। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। फॉर्मूला इज लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर चीजें आती है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म डेट्स आपको क्या है, क्वेश्चन में आप अगर देखिए आपको बैलेंस शीट दिखती है, अगर आपको बैलेंस शीट मिलती है तो वहां पर आपको नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से आपको ये आइटम मिल जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या लीजिए, लॉन्ग टर्म डेट्स क्या लीजिए, एक ही बात है। और डेट का मतलब डिवेंचर बिल्कुल नहीं होता, डिवेंचर एक कॉम्पोनेंट हो गया डेट का। डेट इंक्लूड्स एवरी आउटसाइड लायबिलिटी विच इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलिए आई होप ये चीज आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी सेम फॉर्मूले का ना एक और कह लीजिए एक टाइप का फॉर्मूला है जो कि आपकी बुक में भी दिया और एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो मैंने आपको बता दिया, क्या बताया मैंने फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला होता है जो कि अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, मैं आपको बताती हूँ, एक ही चीज होता है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। आपको एग्जाम में जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये, इस पे क्वेश्चन भी आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट टेंजिबल नेटवर्थ। ठीक है, तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर ये फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए टेंजिबल नेटवर्थ के अंदर आपका क्या क्या आता है, वही चीज है, बस एक डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, आप कैपिटल लेंगे, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी दिखेगा इनटेंजिबल एसेट तो उसको आप माइनस कर देंगे। ये डिफरेंस है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले इसमें। अगर आप शेयर होल्डर्स फंड लेते हैं तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको फिर क्या करना है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट्स इट।
लेकिन अगर आप अपने फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं टेंजिबल नेटवर्थ वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में से इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये बेसिक सा डिफरेंस है, अदरवाइज और कुछ इस फॉर्मूले में नहीं है। और एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ बताइए व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो, तो उसमें जो फॉर्मूला आपकी बुक में या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड्स बाय टेंजिबल नेटवर्थ। ठीक है, बट अदरवाइज अगर आप रेशियो की बुक में या नॉर्मल बुक्स में, कॉमर्स की बुक्स में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो दोनों ही करेक्ट है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को फोकस इस पे ज्यादा करना है। ठीक है, अच्छा कुछ आइडियल Hello? रेशियोज हैं जी मैम, बताइए। मैम ये फिर से बता दीजिए, डेट टू इक्विटी रेशियो को एक्चुअली बार बार ये कट जा रहा है। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, देखिए डेट इक्विटी इंटरप्शन आ रही है। जी, डेट इक्विटी रेशियो में क्या है मैम, एक तो फॉर्मूला ये जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, इसी चीज का सेम फॉर्मूला है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में शेयर होल्डर्स फंड की जगह पे आप यूज करेंगे टेंजिबल नेटवर्थ। इसका मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस इनटेंजिबल एसेट्स की। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर इनटेंजिबल एसेट कहीं पर दिखेगा तो आप उसको माइनस करके तब आप टेंजिबल नेटवर्थ को क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। मैम व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेट? लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब एनी डेट जो कि कंपनी ने लिया हुआ है बाहर से, मतलब अदर देन ओनर्स से। ठीक है, ओनर्स के अलावा बाहर से जो हमने पैसा उठाया हुआ है वो आपका लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म है, मतलब आपका जिसका जो टेन्योर है वो ज्यादा है, जैसे कि बैंक लोन। ओके, बैंक लोन कौन सा वाला? टर्म लोन, मतलब जो आपका ज्यादा पीरियड के लिए है। आपके डिबेंचर्स वगैरह क्या होते हैं, ये मैं आपको जो वाईटीएम कराऊंगी तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। मैंने थोड़ा सा बता दिया डिपेंडेंट के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया। जी देखिए सर, क्या होता है, जैसे हम लोग शेयर इशू करते हैं, ठीक है, जब भी आप शेयर इशू करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी परचेजर होता है उस शेयर का, वो कंपनी का ओनर बन जाता है, और आपको उसको क्या देना पड़ता है, आपको उसको डिविडेंड देना पड़ता है। इतनी बात क्लियर है? अगर कंपनी ने शेयर इशू किया, पब्लिक उसको परचेज करती है, पब्लिक उसकी ओनर बन जाती है उतने पार्ट के लिए, और उसके बदले उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं डिवेंचर्स के केस में, तो अगर कोई कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया है तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है, और रिटर्न क्या मिलता है पब्लिक को, रिटर्न में इसको मिलता है इंटरेस्ट। और कैसा इंटरेस्ट? फिक्स्ड इंटरेस्ट। यहाँ पर फिक्स नहीं होता, जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता इक्विटी के केस में, लॉस भी हो सकता है। जी सर, अगर कंपनी लॉस कर रहे हैं शेयर होल्डर को तो भी डिवेंचर को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन शेयर को नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं, तो लॉस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ओनर हो गए ना। देखिए जो ओनर है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों बांटता है, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर है वो एक तरह से उसने आपको लोन दिया है और उसको अपने लोन के ऊपर ब्याज चाहिए, वो भी फिक्स रेट। और अगर आपने नहीं दिया तो वो जो डिवेंचर होल्डर है वो आपको केस कर सकता है कि आप दीजिए, और ये कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन होती है टू पे इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोग भी कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, एक तरह से क्रेडिटर्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन गए, कंपनी के क्रेडिटर्स बन गए, मतलब एक तरह से कंपनी उनकी कर्जदार हो गई कि भाई कंपनी ने इनसे पैसा उठाया है। लेकिन शेयर्स के केस में क्या होता है, शेयर के केस में वही पब्लिक ओनर बन जाती है, डिवेंचर के केस में वही पब्लिक क्रेडिटर बन जाती है। यहाँ पर फायदा क्या होता है क्रेडिटर बनने का, एक तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो श्योर है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो भी उसका टेन्योर है उसके बाद, प्लस आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी फिक्स, और उसकी भी लीगल ऑब्लिगेशन है, अगर कंपनी ने नहीं दिया तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लोग डिवेंचर्स खरीदते हैं, कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं। जो थोड़ा रिस्क लेने के इच्छुक होते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो सोचते हैं कि यार एक कांस्टेंट इनकम हो जाए और हमें ज्यादा का लालच नहीं है क्योंकि पैसा डूब भी तो सकता है, ठीक है, तो वो लोग डिवेंचर्स को प्रेफर कर लेते हैं। तो वो डिवेंचर जो एसआईपी जो है वही होता है क्या? सर देखिए एसआईपी के अंदर तो क्या करते हैं ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। एसआईपी एक तरह से पोर्टफोलियो हो गया सर। एक पोर्टफोलियो का मतलब उसके अंदर सब चीजें हैं, उसके अंदर म्यूचुअल फंड भी होते हैं, दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स भी होते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हो, शेयर्स भी हो, सब कुछ होता है इसके अंदर। इसीलिए इसको बोला जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि बाय चांस देखिए क्यों किया जाता है, क्योंकि जो डिवेंचर्स है वो थोड़े सिक्योर होते हैं, मतलब थोड़े क्या मतलब मान के चलिए सिक्योर होते हैं ज्यादातर, लेकिन शेयर्स नहीं होते। तो अगर आपको इस सिप के इस सेगमेंट में अगर आपको लॉस हो गया तो डिवेंचर से जो पैसा मिलेगा वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। या फिर जो, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी हम मान के चलते हैं कि फिर भी एज कंपेयर टू शेयर्स इट इज मोर सिक्योर देन शेयर्स। तो सपोज यहाँ से आपको फायदा, और जो बॉन्ड है वो तो 100% सिक्योर होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करती है। तो क्या करते हैं, इसमें इस तरह के कंपोनेंट्स डाले जाते हैं कि बाय चांस कोई एक कंपोनेंट का अगर लॉस होता है तो बाकी के कंपोनेंट से वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो जो डिवेंचर है वो इसका मैम किसी कंपनी का डिवेंचर कैसे परचेज करेंगे?
सर नॉर्मल जैसे कि आप शेयर्स परचेज करते हैं, ऐसे आप डिवेंचर परचेज कर सकते हैं किसी भी कंपनी के। जैसे कंपनी आईपीओ निकालती है शेयर्स के लिए, ऐसी कंपनी अपने वेबसाइट पे ये भी निकालती है, भाई हम इतने डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, इतने रुपए का ये, और आपको जनरली ये ब्रोकर्स पे भी मिल जाता है और कंपनी के पास खुद से भी मिल जाता है। मैडम ये जो डिवेंचर एंड लोन का अंदर फर्क क्या है? सर डिवेंचर और लोन में क्या फर्क होता है? डिवेंचर में एक आपका सर्टिफिकेट होता है, जैसे शेयर का सर्टिफिकेट होता है ना, जब आप शेयर किसी को इशू करते हैं तो आप एक सर्टिफिकेट पे लिख कर देते हैं कि भाई मिस्टर एक्स ने हमारी कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लिए और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। जब डिवेंचर इशू करते हैं तो अगेन ये भी आपका एक सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी लिखती है कि भाई हमने इनसे इतना पैसा लिया हुआ है और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इनको इतना पैसा वापस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और ड्यूरिंग द टेन्योर हम इनको क्या करेंगे, इतने रेट पे इंटरेस्ट देते रहेंगे, विच इज आवर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे। तो इसमें क्या होता है, लेकिन बैंक लोन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है, आपने लोन लिया तो एक आपको फिक्स अमाउंट आपको मिल गई, वो आपको ईएमआईज में आपको मतलब उसको कंपनी को लौटानी होती है। ये एफडी टाइप का हो सकता है मैडम ना? जी सर, एफडी टाइप का, फिक्स डिपॉजिट। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या है, क्योंकि ना सर टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो अपने डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो डिवेंचर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको YTM वाले चैप्टर में, क्योंकि उसमें है ये सब चीजें कोर्स में, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपकी बेसिक क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, काफी चलिए। एक जो नया पॉइंट इसमें आपने बताया क्रेडिटर्स का, ये मुझे इससे काफी चीज समझ आ गई है। जी डिवेंचर्स में अगर जो इशू करते हैं तो हम उसके वो बन जाते हैं क्रेडिटर्स ना? जी, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। ठीक है मैडम जो तो- डिवेंचर जो जी, इशू जी। करता है कंपनी, उसका सिक्योरिटी के लिए कुछ हाँ सर, जो डिवेंचर्स होते हैं ज्यादातर, देखिए अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इनमें क्या है ना सर, हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं, तो इसलिए मैं बहुत 100% नहीं लिख रही हूँ। 90% क्या होता है सर, जो डिवेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। और सिक्योर्ड कैसे होते हैं सर? अगेंस्ट एसेट्स, जो हमारी कंपनी की एसेट्स होती हैं, हम क्या करते हैं इनको, जो डिवेंचर्स होते हैं हम अपने एसेट्स के बैकअप में इन्हें इशू करते हैं। सपोज अगर मेरे पास 10 लाख की एसेट्स है तो मैंने सपोज अपने 10 लाख के मैंने डिवेंचर्स इशू कर दिए कि अगर मैं इनका पैसा नहीं लौटा पाई तो इस एसेट को सेल करके मैं क्या कर सकती हूँ, उस पैसे को लौटा सकती हूँ। क्योंकि डिवेंचर्स का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन होती है, वो उसको देना ही देना है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, 90% ऐसा होता है। अब देखिए अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी टू कंपनी अलग होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो डिवेंचर्स होते हैं वो अगेंस्ट सिक्योरिटीज ही इशू होते हैं, मतलब एसेट्स हम उसके बैकअप में रखते हैं। इसका लॉकिंग पीरियड भी होता है क्या? जी सर, इसका लॉक इन पीरियड होता है 10 लॉकिंग ईयर्स, पीरियड 15 भी ईयर्स, होता है? 20 ईयर्स। जी सर, लॉक इन पीरियड होता है। और जैसे ही उसका वो टाइम पीरियड खत्म होता है तो फिर हमें उसको लौटाना होता है पैसे। अच्छा एक और चीज, अभी क्या होगा ना, अभी ये क्लास एंड होगी, मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगी, फिर आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो यूट्यूब पे भी नहीं हो पाया हमारा कंटिन्यू। चलिए, ये बात क्लियर हो गई? मैडम जैसे डिवेंचर अगेंस्ट में जैसे एसेट रहता है सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट में ऐसे जो कंपनी लोन लेता है वो भी एसेट भी रहता होगा सिक्योरिटी? हाँ सर, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उस लोन की सिक्योरिटी में क्या रख रही है वो ऐसे। लेकिन अगर सपोज वो लोन के लिए जिन एसेट को रख रही है ना, वो वाली सेम एसेट डिवेंचर्स के लिए यूज नहीं होंगी। अगर आपने इन एसेट को डिवेंचर के लिए यूज कर लिया तो लोन के लिए आपको दूसरी एसेट्स देनी पड़ेगी। बेसिक डिफरेंस है लोन और डिवेंचर, जैसे ये लोन उठा रहे हैं और डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो बेसिक डिफरेंस कहीं ना कहीं वो मिसिंग और समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। कंपनी लोन से भी तो पैसा उठा सकती है। डिवेंचर और लोन में माइंड जो डिफरेंस क्या है वो मेरे को नहीं समझ में आता है। अच्छा सर, लोन में देखिए डिवेंचर में कंपनी दे रहा है इंटरेस्ट, कस्टमर को दे रहा है जे आपको 6% दूंगा, डिवेंचर खरीदना है तो खरीदो। ये बात दोनों लोन ही हो गया, होता है। एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड, हम बैंक ने दे रहा हूँ, सपोज बैंक फिक्स जी, करेगा यहाँ पर 9% क्या तो हो गया, यहाँ पर 9% हो गया। एक इंस्टीट्यूशन हो गया जो लोन प्रोवाइड करा रहा है। वो कंपनी भी लोन देगा सर, कंपनी अगर लोन ले रही है कंपनी यहाँ पर पब्लिक से लोन ले रही है एक तरह से। और कंपनी खुद डिसाइड कर रहा है मैं इतना % दूंगा, आप खरीदना है तो खरीदो डिवेंचर, नहीं तो मत खरीदो। जी, और लोन में आपको बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होती है। और यहाँ पर क्या है ना सर, यहाँ पर तो ईएमआई भी तो जाती है, यहाँ पर कोई ईएमआई थोड़ी ना जाती है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको